नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जानकारी सामने आ रही है अल्मोड़ा से, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री और अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा दिया है और उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मुफ्त राशन जैसी योजनाएं व्यापक रूप से सफल रही हैं। मंत्री रावत ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल चुके हैं और 65 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त राशन भी मिल रहा है। राज्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे भी शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अल्मोड़ा की सालों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए 365 करोड़ रुपए की शेराघाट सरयू पंपिंग योजना को मंजूरी दी गई है। मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, आज देश का प्रत्येक बच्चा जो है उससे बहुत खुश है। आज देश में हर जिलों में जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। देश में 570 से ज़्यादा नए विश्वविद्यालय बन गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2047 तक भारत को क्या करना है, विकसित देश बनाना है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने जय हिंद तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया है। गरुड़ा सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू हुई यह यात्रा सोमेश्वर बाजार होते हुए चनौदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तक पहुंची और इस दौरान वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया गया। यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस का जय हिंद अभियान देश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना है। उन्होंने प्रदेश सरकार को जनविरोधी करार देते हुए जनता को जागरूक करने का संकल्प भी दोहराया। सोमेश्वर में तिरंगा यात्रा के तहत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके आश्रित परिवार के जो आश्रित लोग हैं, उनके सम्मान कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में विधानसभा सोमेश्वर के गांव-गांव में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई और कल दिनांक 10 जून 2025 को रामला मैदान सोमेश्वर में एक वृद्ध कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उसके जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो और पुलिस से जो रिटायर हैं, सभी का सम्मान समारोह आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में आज माननीय हरीश रावत जी नेतृत्व में सोमेश्वर विधानसभा के गाँव का भ्रमण किया और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार हैं, उन परिवारों को रावत जी के द्वारा सम्मानित किया गया और आज सीधे जो है हम अपने पूरे क्षेत्र का जो है सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के सोमेश्वर घाटी, गोदारू घाटी का आज भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे हमारा कार्यक्रम जो है निरंतर चलते आगे को बढ़ता रहेगा और शीघ्र जो है जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भी। और देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां मित्रा महोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। 14 जून से 15 जून तक यह कृषि आधारित महोत्सव
चलने वाला है। राज्य कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। किसानों के सशक्तिकरण और नवाचार को नया मंच देने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए। तो देहरादून में एग्री मित्रा महोत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 14 और 15 जून को होने वाले इस कृषि आधारित महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं और इस महोत्सव के जरिए किसानों के सशक्तिकरण और कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा। राज्य कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उनका कहना है कि महोत्सव किसानों के लिए एक बड़ा मंच बनने वाला है और जहां उन्हें तकनीकी जानकारी, नवाचार और बाजार से जोड़ने के नए अवसर दिए जाएंगे। और देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक अहम बैठक की है, जिसमें खेल और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ योग दिवस और ओलंपिक दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई है। मंत्री ने बताया कि दोनों कार्यक्रम हल्द्वानी के मानसखंड परिसर गौलापार में भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे और आयोजन की सफलता के लिए विभागवार जिम्मेदारियां भी तय कर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये अहम बैठक की। आपको बताते चले, लगातार सरकार की तरफ से जो खेल को लेकर प्रोत्साहन का काम है वो किया जा रहा है। राज्य में युवाओं की प्रतिभा को खेल की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार वो तमाम सुविधाएं भी देने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत ये अहम बैठक लगातार देखें तो खेलों को लेकर सरकार की तरफ से विभागवार बैठक भी किए जा रहे हैं और तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो ये खबर आपको बताते चले। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये अहम बैठक और राज्य सरकार खेल को लेकर लगातार बढ़ावा देने में जुटी हुई है और तमाम जो तैयारियां हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले, इस दौरान मंत्री ने बताया कि कार्यक्रम जो है हल्द्वानी के मानसखंड परिसर गौलापार में भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। खेल मंत्री ने यह अहम बैठक की है। खेल को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 31 जुलाई तक पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। जिला पंचायतों में जिलाधिकारी प्रशासक होंगे, क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम प्रशासक बने रहेंगे। ग्राम पंचायतों की बात करें तो एडीओ पंचायत प्रशासक होंगे। प्रशासक नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। तो ये खबर सामने आ रही है, उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल अब 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में प्रशासकों की नई नियुक्तियों का भी प्रावधान किया गया है। जिला पंचायतों में जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायतों में एसडीएम और ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत प्रशासक की जिम्मेदारी निभाएंगे। पंचायत कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। तो ये खबर आपको बताते चले, पंचायत ग्राम पंचायतों में एडीओ को जिम्मेदारी दी गई है और अब देखें तो पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रशासक नियुक्ति को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे, देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम संकल्प सिद्धि
कार्यक्रम का आयोजन और ये जानकारी सामने आ रही। संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन देहरादून प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की तरफ से मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे और धामी सरकार सीएम धामी 11 साल की उपलब्धियां इस दौरान गिनवाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी पत्रकारों से बातचीत संवाद करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो ये खबर आपको बताते चले जब सामने आ रहे देहरादून से, और 11 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस दौरान जो है सीएम धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। और इस दौरान बात करें तो संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश मुख्यालय पर। और धामी सरकार इस दौरान जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम जो उपलब्धियां हैं केंद्र सरकार की, पीएम मोदी सरकार की, वो उपलब्धियां गिनवाएंगे। जनता तक योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी इस कार्यक्रम के जरिए, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पत्रकारों से मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। देहरादून से ये खबर आपको बताते चले प्रदेश मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून से एक और खबर सामने आ रही, जहां डीजीसीए ने केस्ट्रल एविएशन पर कसा शिकंजा। सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों पर तत्काल रोक लगाने की बात कही गई। रुद्रप्रयाग में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बड़ी कार्रवाई। डीजीसीए ने दिए सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश। सभी हेली कंपनियों को सख्त चेतावनी दी गई। तकनीकी चूक पर डीजीसीए का सख्त रुख अब देखने को मिला है। देहरादून की से ये जानकारी सामने आ रही, जहां बड़ी कार्रवाई की खबर मिल रही है। और रुद्रप्रयाग के बड़ासू में हुई इमरजेंसी लैंडिंग की घटना के बाद डीजीसीए ने केस्ट्रल एविएशन के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। नियामक संस्था में कंपनी के सभी हेलीकॉप्टर उड़ानों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। साथ ही देश की सभी हेली कंपनियों को हवाई यात्रा के नियमों का सख्ती से पालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई है। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। डीजीसीए ने स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर अब किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सभी हेली कंपनियों को सख्त चेतावनी। अब टेक्निकल खराबी के ऊपर ये एक्शन लेने की जानकारी मिल रही है। और डीजीसीए ने सुरक्षा नियमों के पालन के निर्देश सख्त मोड पर दिया है और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है और ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां बीते 2 गंगा स्नान और लॉन्ग वीकेंड के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका काबिले तारीफ रही है। 4 दिनों की कड़ी ड्यूटी के बाद जब शहर में यातायात सामान्य हुआ तो एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल खुद फील्ड पर पहुंचे और ट्रैफिक कर्मियों की सराहना है उन्होंने की। और न केवल जवानों को फल और जूस देकर उनका हालचाल जाना, बल्कि आने वाले आयोजनों जैसे दूसरे वीकेंड और कांवड़ मेले को देखते हुए जरूरी फीडबैक भी लिया। एसएसपी का कहना है कि जवानों ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई है वो बेहद सराहनीय है और भविष्य की योजना में उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। 4 दिन से लगातार हरिद्वार में ट्रैफिक का बहुत भारी दबाव था और काफ़ी जो ट्रैफिक है वो वीकेंड के साथ साथ 2 बड़े स्नान थे उसके साथ यहाँ पर चल रहा था और ईद का भी महत्वपूर्ण पर्व था। उसको देखते हुए साथ में वीवीआईपी ड्यूटीज़ भी हमारे जवानों के द्वारा संपन्न की जा रही थी। इस टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी जवानों ने खड़े होकर लगातार करीब 14 घंटे की ड्यूटियाँ करके इस ट्रैफिक को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। आज मैं निकला हूँ, उन पॉइंट्स को भी हमने देखा है और जवानों की हौसला अफजाई के लिए भी हम लोग आए थे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन में सभी लोग काफ़ी बिजी रहे।
आगे अग्रिम क्या हमारे तैयारियां होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को और स्मूथ करना है ट्रैफिक को, उसके लिए एसपी ट्रैफिक भी मेरे साथ है और बाकी सभी जवानों से उनका फीडबैक भी लेके आगे की क्या रणनीति बनाई जा सकती है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए। वो 4 दिन से लगातार हरिद्वार में ट्रैफिक का बहुत भारी दबाव था और काफ़ी बढ़ते आगे हरिद्वार से खबर सामने आ रही, जहां महिला कांग्रेस ने भाजपा नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध जताया है। देवपुरा चौक पर बीजेपी का पुतला भी फूंका गया। तो हरिद्वार में नाबालिग बच्चे से कथित वेश्यावृत्ति के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले में बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा सिर्फ अपनी नेता को पार्टी से बाहर निकालकर इस शर्मनाक घटना से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। देवपुरा चौक पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बीजेपी का पुतला दहन किया और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की। इसके साथ ही आरोपी महिला की बीजेपी नेताओं से फोन पर हुई बातचीत को सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। महिला कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वे मंगलवार को राज्यपाल से मिलकर न्याय की मांग करेंगी। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी सीबीआई जांच की मांग को जो हम लोग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस पे, क्योंकि ये भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, ये समाज के नैतिक पतन की बात है और इस पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे और ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपनी अपनी विचारधाराओं को दुनिया के अन्य देशों पर थोपने लगी। इसी समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत न तो पूरब के गुट में शामिल हुआ और न ही पश्चिम के, बल्कि उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व राजनीति में एक अहम भूमिका और स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा और इसी सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इस ट्रोइका को प्रभावित किया और इसे कमजोर कर दिया। लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद ये फॉर्मेट फिर से चर्चा में आया है। तो आज हम जानेंगे ट्रोइका क्या है और क्यों बनाया गया था और फिर से इतने दिनों के बाद ये चर्चा में क्यों आया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें
तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है, जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है। तीसरा सवाल कि अब फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पॉम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस भारत चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।